हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के सेशन के अंदर हम एक और पास्ट पेपर करने जा रहे हैं ऑफ एसीसी एफिड और अटेम्प्ट है जनाब मार्च जून 24। अटेम्प्ट है मार्च जून 24 और जो टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज माय फेवरेट ऑडिट रिपोर्ट। जी ठीक है जी, तो सवाल पर आते हैं जी। और साथ साथ वन सेकेंड, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आइजा 560 जब अटेम्प्ट किया था आपके साथ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज भी किया था। आज भी हम जब रिपोर्ट का ये पास्ट पेपर देखने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से मैं रिवाइज कराऊंगा। वंस अगेन ये क्वेश्चन नंबर 18 है और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 18 में नॉर्मली सब्सटेंटिव एग्जामिन होता है। सब्सटेंटिव के साथ कोई भी टॉपिक एग्जामिन हो सकता है, बी इट 560, बी इट 570 गोइंग कंसर्न और बी इट माय फेवरेट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो वंस अगेन 4 स्टैंडर्ड्स मेरे दिमाग में आने चाहिए: 700, 701 कैम, 705 मॉडिफिकेशन और 706 विच इज ईओएम एंड ओएम। ईओएम बोले तो एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ और ओएम बोले तो अदर मेटर पैराग्राफ, आप तो जानते ही हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। वंस अगेन जो हमारा रेलेवेंट सवाल है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है अब, जो कि है जनाब ये वाला पार्ट। ठीक है जी, आए हम पहले सवाल की पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। सवाल क्या कह रहा है, फिर हम पढ़ेंगे उसका सिनेरियो। डिस्कस द issue and describe the impact on the auditor's report if any should this issue remain unresolved। अच्छा, यहीं पर मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग भी दोबारा रिवाइज करवाऊंगा वंस अगेन। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मेरी अजम्पशन है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक कवर कर लिया है, जहां मैंने ड्राफ्टिंग आपको सिखाई कि 4 हेडिंग्स बनती हैं, पास्ट पेपर्स कवर कराए हैं, सारी जो इंपॉर्टेंट बातें, ऑडिट रिपोर्ट के चीज द पॉइंट, थ्रेशोल्ड कैसे निकालते हैं, पीवीटी के केस में क्या होगा, रेवेन्यू के केस में क्या होगा, टोटल एसेट में क्या होगा, टोटल लायबिलिटी में क्या होगा, अगर सवाल में कोई वेरिएबल गिवन नहीं है लेकिन अगर सवाल में गिवन है प्लानिंग मॉडलिटी तो क्या होगा, और अगर सवाल में कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है तो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे। ये सारी बातें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस वक्त आपको पता होंगी जब हम ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं मार्च जून 24 का पास्ट पेपर। रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ा हूं: डिस्कस द इशू एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट इफ एनी शुड दिस इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड। 5 मार्क का सवाल है भाई। ठीक है, अच्छा वंस अगेन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि अब दोबारा हम चलेंगे और हम पढ़ेंगे सवाल का फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि मुझे सवाल के फर्स्ट पैराग्राफ से 3 अहम बातें पता चलेंगी। कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और कंपनी की बैलेंस शीट डेट क्या है, और मुझे पता चलेगा कि क्या सवाल में कोई वेरिएबल गिवन है या नहीं है। जब मैं वेरिएबल कहूंगा तो उसका मतलब है या तो पीवीटी गिवन होगा, या रेवेन्यू गिवन होगा, या टोटल एसेट, या टोटल लायबिलिटीज गिवन होंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी गिवन ना हो, तो फिर हम अज्यूम करेंगे, और वो मैं ऑलरेडी आपको अपने नॉर्मल रिपोर्ट के लेक्चर्स में बता चुका हूं हम क्या अज्यूम करते हैं। बहरहाल द सिनेरियो रिलेट्स टू 4 रिक्वायरमेंट्स। इट इज 1 जुलाई 20x5। इट इज 1 जुलाई 20x5। C&Co owns 10 shops selling kitchen equipment. Your firm Benny & Co is about to commence the final audit for the year ended 31st May 20x5। ठीक है जी, हमेशा याद रखेंगे आप इस तरह की डायग्राम अपने जहन में प्लॉट कर लिया करें ताकि आपको पता चले कि वाकया कब हुआ है, कौन सी डेट्स इन्वॉल्व हैं, बैलेंस शीट डेट क्या है। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आगे चलें जी। ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या मतलब है? ड्राफ्ट का मतलब है अभी प्रॉफिट फाइनल नहीं है। ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर, ड्राफ्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ड्राफ्ट मैनेजमेंट लेटर, ड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है जी, जहां जहां मौका मिलेगा रिवीजन कराऊंगा। ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 22.8 मिलियन एंड नेट एसेट्स आर 84.3 मिलियन। वंस अगेन 2 वेरिएबल गिवन है, दोनों से थ्रेशोल्ड निकालने की मेरा बच्चा जरूरत नहीं है, हम पीपीटी से निकालेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन। वंस अगेन चूंकि सवाल सब्सटेंटिव का है, एक वाक्य इन्वेंट्री का दिया हुआ, ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल दिया हुआ, ठीक है। जब मैं सब्सटेंटिव की वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा तो फिर मैं ये वाले एरियाज को कवर करूंगा। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट, मैं सब्सटेंटिव को टच नहीं कर रहा। रिडंडेंसी प्रोविजन, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट अल्फा इज ऑफ सब्सटेंटिव, रिक्वायरमेंट ब्रावो इज ऑफ सब्सटेंटिव, और रिक्वायरमेंट चार्ली इज ऑफ सब्सटेंटिव। वंस अगेन मार्क्स चेक कर लें, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए किसके? सब्सटेंटिव प्रोसीजर के। ठीक है जी, हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर डी। आज जो हमारा मौजू है वो रिक्वायरमेंट नंबर डी विच इज ऑडिट रिपोर्ट। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। ठीक है जी, सवाल पढ़ता हूं मैं।
उससे पहले मैं ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इन May 20X5 द मैनेजमेंट ऑफ C&Co डिसाइडेड टू क्लोज डाउन वन ऑफ इट्स शॉप as it is unprofitable. An announcement of this decision was made on the company's website on 28 May 20X5 and staff informed of the timetable for closure. मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ जी। इन May 20X5, अच्छा याद रहे बैलेंस शीट डेट क्या भाई, ऊपर क्या पढ़ के आ रहे हो। बैलेंस शीट डेट हमारे पास है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे सज्जनों, कहाँ गई जी बैलेंस शीट डेट। हाँ जी, बैलेंस शीट डेट हमारे पास है 31 मई, ठीक है जी, ज्यादा ही ऊपर चले गए थे हम, ठीक है। इन May 20X5 यानी कि बैलेंस शीट डेट वाले महीने में, जिस दिन आपका साल का ईयर एंड है, उसी महीने की बात हो रही है। द मैनेजमेंट ऑफ सी डिसाइडेड टू क्लोज डाउन वन ऑफ इट्स शॉप। जब आप जुमला सुनेंगे ना, क्लोज डाउन, ब्रांच ऑफिस, बंदे निकाल दिए, वी मेड देम रिडंडेंट, तो फौरन से आपके दिमाग में जो बत्ती जलेगी वो जलेगी IAS 37 की, और आपके जहन में कॉन्सेप्ट आएगा किसका, रीस्ट्रक्चरिंग का। हर बड़ी तब्दीली जो कंपनी में की जाती है, हर बड़ी तब्दीली जो कंपनी में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। एग्जांपल्स आप कवर कर चुके हैं अपनी F7 की स्टडीज के अंदर। एन अनाउंसमेंट of this decision was made on the company's website on 28 May 20X5 and staff informed of the timetable for closure. IAS 37 कहता है कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो दो कंडीशंस अगर साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट डेट पर पूरी हो जाए। पहली कंडीशन क्या है, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो और अफेक्टेड पार्टीज को आपने कम्युनिकेट कर दिया हो, याद है ना। All 32 staff employed in the shop are to be made redundant and respective provision of 1.8 million is included in the draft accounts for the year ended 31st May 20X5. The closure is expected to take place in September 20X5. जरा बात समझिएगा, ये मेरी बैलेंस शीट डेट है। इस बैलेंस शीट डेट पर ये IAS 37 की दोनों कंडीशन मौजूद हैं। तो एज पर IAS 37 मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बेशक जो एक्टिविटी वो बाद में हो रही है। ये रही मेरी बैलेंस शीट डेट, ये रही मेरी ऑथराइजेशन डेट, और सपोज करें ये है मई, जून, जुलाई, ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये बाद में इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। IAS 37 ये कह रहा है कि भाई जो रीस्ट्रक्चरिंग तुम करने जा रहे हो, अगर उसकी दोनों कंडीशंस, पहली कंडीशन डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो, दूसरा अफेक्टेड पार्टीज को आपने कम्युनिकेट कर दिया हो, अगर ये दोनों कंडीशंस ईयर एंड पर मौजूद थी, इररिस्पेक्टिव ये क्लोजर कब जाके होगा, तुम्हें एज पर IAS 37 प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लिहाजा इस सवाल के अंदर IAS 37 का ये बड़ा बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ट हुआ है। आगे चलें जी, पूछ क्या रहा है भाई। द फाइनल ऑडिट इज नियरली completion and you are reviewing the accounts. The directors have told you that they have decided against क्या, including the redundancy provision of 1.8 million in the accounts for the year ended 31st May 20X5 as the closure of the shop will not take place until September 20X5. जी भाई, ये सवाल है नन्ना मुन्ना क्यूट सा, बिल्कुल मेरी तरह का। Describe the issue, discuss the issue and describe the impact on the auditor's report if any should this issue remain unresolved. अगर आपको रिपोर्ट का मेरा लेक्चर याद आ रहा हो LMS के ऊपर, तो जब मैं रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करता हूं तो मैं बताता हूं कि ये जुमला चाहे हो या ना हो, क्या should the issue remain unresolved, ये जुमला लिखा हुआ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसी अजम्पशन पे सॉल्व करते हैं कि should this issue remain unresolved। अगर मैंने रिजॉल्व कर दिया तो ये सवाल हो जाएगा नल एंड वॉइड। मसला क्या है जी, इशू क्या है, पहला मुझे बताएं, पहला इशू क्या है। IAS 37 का मसला है जी, बिल्कुल IAS 37 का मसला है। मुझे बताएं कि क्या ये MM का मसला है या इनेबिलिटी है। MM बोले तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इनेबिलिटी आपको पता ही है, ठीक है। MM के अंदर 3 बातें हैं और इनेबिलिटी में 3 बातें, लेक्चर आप देख के आ रहे हैं। ये जनाब MM का मसला है। 1.8 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, किस चीज का, फॉर रिडंडेंसी, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको बोल दूंगा RP। तो RP से मेरा मतलब क्या है, रिडंडेंसी प्रोविजन, ठीक है जी। 1.8 का प्रोविजन रिकॉर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि IAS 37 की जो कंडीशंस हैं वो मीट हो गई हैं, जबकि मैनेजमेंट इस पर आमादा नहीं है। अच्छा, जल्दी से आता हूं मैं। जब मैं ये बातें डिस्कस कर, तो क्या आपके जहन में ड्राफ्टिंग आ रही है जी। पहले एक्सप्लेन करेंगे, सब बता चुका हूं यार, एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड निकालेंगे। अगर प्रोसीजर पूछा है तो ऑडिट प्रोसीजर बताएंगे,
प्रोसीजर कहो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहो, ऑडिट टेस्ट कहो, ऑडिट वर्क कहो, ऑडिट प्रोग्राम कहो, भाई ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये सब एक बात है, ये सब एक बात है, सैम टू सैम, ठीक है जी। फिर आएगा आखिर में तुम्हारा रिपोर्ट का इम्पैक्ट। क्या सवाल में प्रोसीजर पूछे, नहीं पूछे सर, सवाल दोबारा पढ़ लें आप। डिस्कस द इशू एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, लिहाजा यहां पर उसने ऑडिट प्रोसीजर नहीं पूछे हैं। जब वो डिस्कस की बात करता है तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्कस के अंदर एक्सप्लेनेशन भी शामिल हो गया और थ्रेशोल्ड निकालना भी शामिल हो गया। तो ये रहा हमारा डिस्कस वाला पार्ट। वाह भाई वाह, बात समझ आ रही है जी। स्माइली फेस बना दिया हमने, ठीक है जी। खुद भी स्माइल करें और हम भी स्माइल करते हैं आपके साथ। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे और हम थ्रेशोल्ड निकाल के बताएंगे, तो ये बेसिकली कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया जनाब डिस्कशन का। और आखिर में आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी मैं ड्राफ्टिंग आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में करवा चुका हूं, ठीक है जी। मैंने मोटा मोटा सवाल वैसे ही सॉल्व कर दिया। जरा परसेंटेज थ्रेशोल्ड निकालें जी, कितना दिया हुआ है। 1.8 मिलियन को डिवाइड कर लें जनाब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले। जहां पर ये बात भी बताता चलूं, दोबारा कोशिश कर रहा हूं यार कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है और बहुत अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह पास करना है। बिल्कुल जी, ठीक है जी। याद करें आप क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि जब आप ये परसेंटेज निकालते हैं ना, तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, कई बार बताया और बाद में इसको रिवाइज भी किया था कि आप जब ये हेडिंग बनाएंगे मटेरियलिटी की, तो आपने किसको किससे डिवाइड किया ये भी आप करके बताएंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको थ्रेशोल्ड निकालना पता है, ठीक है जी। पीबीडी कितना आ रहा है हमारे पास, मेरे ख्याल में 22.8 मिलियन था। 22.8 जी, कहाँ गया भाई सवाल का स्टार्ट, आ जाओ, ये रहा जी 22.8। तो ये हमारे पास हो गया 1.8 मिलियन डिवाइड बाय 22.8, ठीक है जी। 1.8 डिवाइड बाय 22.8 मल्टीप्लाई 100, मैं आपके सामने वर्किंग कर रहा हूँ, ये आ गया तकरीबन 7.8। तो आप कर लें अप्रोक्सीमेट 8%। द इशू इज मटीरियल बट नॉट परवेजिव, द इशू इज मटीरियल बट नॉट परवेजिव। कौन सा ओपिनियन देगा भाई। मॉडिफिकेशन में 3 बातें, रिपीट करो, आयजा 705। मॉडिफिकेशन में 3 बातें, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। एडवर्स देंगे नहीं देंगे क्योंकि इशू मटीरियल एंड परवेजिव नहीं है, और डिस्क्लेमर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनेबिलिटी नहीं है। क्वालिफाइड में 2 बातें दी, क्वालिफाइड कैन बी गिवन आइदर बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं ताकि आप फ्लो में जरा रिवाइज कर लें, ठीक है। कहीं आपको बीच में बंदा ना वो हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए मैं जरा फ्लो तेज रखता हूं। क्वालिफाइड opinion can be given either because of qualified opinion can be given either because of or can be given because of inability। यहां पर inability का मसला नहीं है, यहां पर मसला किसका, का है। और चूंकि हमने पढ़ा था कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर परसेंटेज 5% से कम होगी तो क्या होगा, इमटेरियल होगा। अगर ये थ्रेशोल्ड 5% से लेके 25% में होगा, दिस इज सेड टू बी मटीरियल बट, बोलो भाई बोलो, मटीरियल बट नॉट परवेजिव। और अगर ये थ्रेशोल्ड 25% से बढ़ जाएगा, OMG, तो ये हो जाएगा मटीरियल एंड भाई परवेजिव जनाब। इस केस में कहाँ आ रहा है, 8% है, मटीरियल बट नॉट परवेजिव, लिहाजा हम दे देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। और यहीं पर इफ आई टेक द लिबर्टी, और अगर मैं आपको जल्दी से अपना रिपोर्ट का ये हैंडआउट दिखा दूं, मैंने स्क्रीन 1 सेकंड स्प्लिट कर दी है और बच्चे समझ गए जी कि ये इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं अपना वॉल्यूम 1 ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक LMS पर दिया हुआ है, आप पढ़ चुके हैं। ये एक्सपेक्टेड सवाल, ये सवाल जो अभी हमने देखा मार्च जून 24 का कौन सा था, ये सवाल था नंबर 10, क्योंकि ये सवाल था जनाब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये रहा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जहां SK साहब कह रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें जी। अच्छा जी, एक बार रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लें जी। ओपिनियन पैराग्राफ याद करें। ओपिनियन पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ, जो पहला वाला है वो स्टैंडर्ड है, जो दूसरा वाला है वो है असल में ओपिनियन ऑन अकाउंट्स, ऐसा ही है भाई, ठीक है जी। और उसके बाद आता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। अगर आप अनमॉडिफाइड दे रहे हैं, तो अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं जिसमें आप कहते हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर आता है स्टैंडर्ड पैराग्राफ। ये रहा हमारे सामने स्टैंडर्ड पैराग्राफ, लिखा हुआ भी है जी स्टैंडर्ड पैराग्राफ। लेकिन अगर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं या मैं एडवर्स दे रहा हूं, आई रिपीट, अगर मैं क्वालिफाइड दे रहा हूं या मैं एडवर्स दे रहा हूं, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो रीजन है जिस वजह से हम क्वालिफाइड एडवर्स देंगे वो बन जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ, और जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ है ये बन जाएगा सेकंड पैराग्राफ। डिस्क्लेमर में स्टैंडर्ड पैराग्राफ नहीं आता है, डिस्क्लेमर में एक ही पैराग्राफ आएगा जो होगा रीजन पैराग्राफ। एक और बात, जब तक कि एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में ये ना कहे, बहुत अहम बात कर रहा हूं सुन लो, जब तक एग्जामिनर सवाल में ये ना कहे कि ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड,
अगर तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड इन दैट केस, फिर ये जो दोनों पैराग्राफ में हाईलाइट कर रहा हूं भाई, ये दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मिला के बनता है ओपिनियन पैराग्राफ, पहला और दूसरा। लेकिन 99% एफिडेविट के केस में वो नहीं पूछता, लिहाजा आप उतना ही लिखेंगे जितना कि मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, जो मैंने वीडियो लेक्चर में डिक्टेट किया होगा। फिर आपको ये पहला पैराग्राफ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो स्पेसिफिक वर्डिंग्स हैं, जो इसकी जो प्रिसाइज वर्डिंग है, वही आप लिखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको रिकैप करा दूं। आए सवाल पे दोबारा चलते हैं और हम आते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो ये सवाल इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए जी, ये आज के सामने ये आगे जनाब ड्राफ्टिंग, ठीक है जी। 5 नंबर का सवाल है, इजी पीजी क्वेश्चन है। अच्छा, आपको लग रहा है सर 5 नंबर का सवाल है और आपने इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सजनों, ये 5 नंबर लेने के लिए वो सारी एफर्ट की गई ना। अनमोडिफाइड क्या होता है, क्वालिफाइड क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, डिस्क्लेमर क्या होता है, ईएम क्या होता है, ओएम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस क्या होते हैं, वर्डिंग्स क्या होती है, एक्सेप्ट फॉर कब आता है, इनेबिलिटी कब आता है, कौन सा पैरा कब आता है, लॉजिक क्या है इसकी, कैम पैराग्राफ क्या होता है। ये सारी बातें पढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे ना, तो भाई इस पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं होगा। तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। और हो सकता है आगे जाके आप AA के बाद आप AAA लें, आगे जाके AA के बाद आप लें एडवांस ऑडिट। तो अगर आपने AA अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको AAA में बहुत आसानी होगी। ठीक है जी, लेट स्टार्ट। आंसर पर आते हैं। जब वंस अगेन आंसर में आपको हेडिंग नजर आ रही है, नहीं आ रही है, आई वुड रिकमेंड कि आप हेडिंग बनाएं। तो यहाँ कितनी हेडिंग बनेंगी, क्योंकि सवाल 5 नंबर का है, तो एक हेडिंग बन जाएगी एक्सप्लेनेशन एंड मटेरियलिटी, एक हेडिंग बन जाएगी एक्सप्लेनेशन एंड मटेरियलिटी, और एक हेडिंग क्या बन जाएगी, बोलो बोलो बोलो, इम्पैक्ट। अच्छा, मैं यार हमेशा से ना हेडिंग बनाने का कायल हूं। पता है मैं क्यों ये कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि जितना आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है, जितना यूजर फ्रेंडली होगी, उतना एग्जामिनर को मार्क करना आसान होगा। तो आप उसकी जिंदगी आसान कर दें। तो बेशक यहां पर हेडिंग बनी भी नहीं है, लेकिन आपको मैंने समझाया, तो प्लीज आप हेडिंग बना लें, एक्सप्लेनेशन एंड मटेरियलिटी, और एक हेडिंग बन जाएगी इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट भी कह सकते हैं। बेहतर वर्डिंग है कि आप लिखें इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रोविजन शुड बी इंक्लूडेड इन द 20x5 अकाउंट्स। द क्लोजर वॉज अनाउंस्ड इन May 20x5 टू दोज अफेक्टेड बाय इट, and a detailed formal plan must have been made in order to announce the timetable for closure to the employees। ये क्या बात कर रहा है? ये 37 की वही बात कर रहा है जो मैंने सवाल के शुरू में बताई थी, कि ये बता रहा है कि भाई प्रोविजन इसलिए बनेगा क्योंकि वो दोनों कंडीशन ईयर एंड पर मौजूद थी। देयरफॉर ये कौन सी ऑब्लिगेशन होगी? 37 की वर्डिंग याद करें। There are 2 types of obligation, लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। This is therefore a constructive obligation at the year end if the provision is not made। दोस्तों क्या कह रहा है? अगर ये प्रोविजन नहीं बना तो तुम्हारा प्रॉफिट 1.8 से ओवरस्टेट हो जाएगा। प्रोविजन बनेगा तो भाई P&L डेबिट करोगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो अगर आपने एक्सपेंस नहीं किया, अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं की, तो आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो जाएगा। और आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी लायबिलिटी हो जाएगी अंडरस्टेट। ये इंपैक्ट भी बताना पड़ेगा। मैं यहां से दोबारा पढ़ देता हूं भाई। There is therefore a constructive obligation at the year end if the provision is not made, liabilities will be understated, and profit will be overstated by 1.8 million। ठीक है जी। The amount of misstatement, गौर करें क्या लिखा हुआ है, misstatement। 3-4 सवाल कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर क्या चाहता है। इतना आसान है यार, प्रैक्टिस करें भाई। The amount of the misstatement represents 7.9% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखें कैलकुलेशन दिखाई हुई है। वी ऑलवेज नीड टू शो द वर्किंग। एंड 2.1% एंड 2.1% ऑफ नेट एसेट, दोनों से वर्किंग की हुई है। मैंने क्या बताया था कि आपके पास पीबीटी का ऑप्शन भी है, आपके पास रेवेन्यू का ऑप्शन भी है, और आपके पास नेट एसेट भी दिए हुए हैं, या आपको दिया हुआ टोटल एसेट, या आपको दिया हुआ टोटल लायबिलिटीज। तो आपको तमाम वेरिएबल से थ्रेशोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है। पीबीटी से निकालें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इट इज देयरफॉर मटेरियल। ठीक है जी। यहां आके जुमला रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अगले पैराग्राफ में बताऊंगा कि भाई मटेरियल है तो कौन सा वाला, मटेरियल बट नॉट परवेजिव, या मटेरियल एंड परवेजिव। 705 की बत्ती जल रही है, बिल्कुल जल रही है भाई। आए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अ मॉडिफाइड ऑडिटर्स ओपिनियन वुड बी रिक्वायर्ड। मॉडिफिकेशन आइदर 705 बत्ती जल रही होगी भाई। एज द मिसस्टेटमेंट, इनेबिलिटी नहीं, मिसस्टेटमेंट is material but not pervasive,
a qualified opinion would be necessary. A basis for qualified opinion would be included in the auditor's report explaining the issue. The opinion paragraph would state that except for this matter, the accounts are giving a true and fair view. जो बच्चे मेरा लेक्चर देख के आ रहे हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उनको याद आ रहा होगा सर साजिद आपने हमें जो वीडियो में ड्राफ्टिंग कराई थी वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स को, उसमें 2-3 जुमले मैंने इजाफी लिखवाए हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं पास पेपर में ये भी लिख सकते हैं और जो मैंने आपको लिखवाई हैं अपने लेक्चर के अंदर वो भी आप यहाँ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यहीं पर बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो मैं जल्दी से आपको ज़रा क्वालिफाइड की वर्डिंग दोबारा दिखा दूँ एक बार। आई होप कि स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस ओपिनियन, ठीक है जी, वंस अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है कि अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ एमएम, तो इन द केस ऑफ पॉलिसी, इन द केस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वर्डिंग डिफरेंट है। रुक जाइए जी, पेन में जरा चेंज कर लूं। इन द केस ऑफ क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ एमएम 3 केस हैं, या तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला है तो वर्डिंग डिफरेंट है। इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट वर्डिंग डिफरेंट है। इन द केस ऑफ डिस्क्लोजर 2 केस हैं कि या तो डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है या डिस्क्लोजर दिया है वो एडिक्वेट नहीं है। तो ये कितने केस हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल क्वालिफाइड के केस में 4 ओपिनियन आपको पता होने चाहिए। वंस अगेन अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो वीडियो लेक्चर में जाएं, उसको दोबारा कवर करें। ये F8 का पेपर, AA का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होने चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। फिलहाल मैं टाइम सेव कर रहा हूं और मैं आपको वही वर्डिंग पढ़ा रहा हूं जो अभी हमने सवाल में देखी है। बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, ये कौन सा केस था? मार्च जून 24 का जो सवाल इस वक्त जेरे बहस है वीडियो के अंदर, वो कौन सा है? ये वो केस है मेरे प्यारों मेरे सजनों जहां पे एमएम का मसला है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर, रिपीट करें मेरे साथ, रिपीट करें। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ अ रिपोर्ट, द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एट December 31 ... स्टैंडर्ड वर्डिंग टू फॉलो। लेकिन अगर आप एग्जामिनर का आंसर देखेंगे, अगर आप एग्जामिनर का आंसर देखेंगे तो उसने सवाल कहां आकर रोक दिया है, गौर से देखें, ये देखें, उसने बस सिर्फ ये जुमला लिखा है इसके अंदर, द ओपिनियन पैराग्राफ वुड स्टेट दैट एक्सेप्ट फॉर, और अगर मैं चाहूं तो मैं ये वाली वर्डिंग भी लिख सकता हूं, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं आंसर की ड्राफ्टिंग ऐसे भी कर सकता हूं, द ओपिनियन पैराग्राफ would state that inverted commas in our opinion except for the effects, in our opinion except for the effects of the matter described in the ... financial statements are giving a true and fair view। once again repeat कर रहा हूं, जो सामने नजर आ रहा है ये भी लिख सकते हैं, और जो F8 का जो पास पेपर है जिसमें ये दिया हुआ है एक्सेप्ट फॉर, शॉर्ट बड़ा ब्रीफ सा दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हजरात ये था आज का पास पेपर मार्च जून 24। आसान सा सवाल था, 5 मार्क का सवाल था, जिसमें उसने IAS 37 को टेस्ट किया है। टेस्ट क्या किया, बेसिकली IAS 37 की आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। अगर इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कि वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी आपको नॉलेज, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनकी ये नॉलेज आपको F8 में दरकार है, AA में दरकार है, वो है हमारे पास IAS 2, वो हमारे पास है IAS 10 एडजस्टिंग नॉट एडजस्टिंग, 36 इम्पेयरमेंट, 37 प्रोविजंस, 38 इंटेंजिबल, 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IFRS 15, 2, 10, 36, 37, 38, 16, IFRS 15, ये नॉर्मली वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि AA में 2 टॉपिक्स में नॉर्मली आपको नजर आएंगे। या तो आपको नजर आएगा ऑडिट रिस्क, और आप समझ गए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, और दूसरा है जनाब ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। यहां आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछता है, ऐसा ही था इस सवाल में भी, उसने आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछा था, सिर्फ यहां पर 37 की नॉलेज चेक हुई है, ठीक है जी। तो बहरहाल कोशिश करेंगे आप इन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा ब्रशअप कर लेंगे। आई रिपीट, 2, 10, 36, 37, 38, 16 और IFRS 15, ठीक है जी हजरात। ये था जी आज का पास पेपर मार्च जून 24, और आज का टॉपिक था ऑडिट रिपोर्ट। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में एक मजीद पास पेपर के साथ आपसे मुलाकात होगी। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम KNS इंस्टीट्यूट। अल्लाह हाफिज।